नमस्कार, पुनः आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ज्ञान सौर्य अकेडमी पे। मैं हूं निर्मल कुमार और अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि हमारा टॉपिक है आज का, हम लोग जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे विद्युतीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। विद्युतीय क्षेत्र की विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए यहां पर निरक्षीय स्थिति से हम कैसे इसको निकालेंगे, कैसे इसको ज्ञात करेंगे। निरक्षीय स्थिति का मतलब यह हो गया कि विद्युत द्विध्रुव है, जिस अक्ष पर है उस अक्ष को छोड़कर दूसरे अक्ष पर, मतलब उसके लंबवत कोई बिंदु दिया गया है, तब वहां से हमको निकालना है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो भी हमारे नए व्यूअर हैं, नए चैनल को देख रहे हैं, नए वीडियो को रीड कर रहे हैं, वह वीडियो को पूरा देखें। यदि अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं कि जिससे आपको नियमित रूप से, अगर आप चाहते हैं तो आपको वीडियो मिलता रहे, आप इसका लाभ ले सकें। और अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप शेयर भी करें और तक इसका लाभ भी पहुंचाएं। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर निरक्षीय स्थिति, अनुप्रस्थ स्थिति, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर दो चीज है, विद्युतीय द्विध्रुव। तो द्विध्रुव पहले ले ले, है ना। हमने द्विध्रुव लिया, यह ए ले लिया, यह बी ले लिया। मान लेते हैं कि इसका चार्ज माइनस क्यू हो गया, इसका चार्ज प्लस क्यू हो गया। दोनों के बीच का डिफरेंस हमने मान लिया कि 2L हो गया, है ना। और इसका जो मध्य बिंदु हो गया वह O हो गया, यह L हो जाएगा, यह भी L हो जाएगा। यहाँ पर कोई बिंदु P दिया गया है ना, जिसकी ओर से दूरी जो है वह कितनी है, R है। यहाँ से इसको हमने मिला दिया और इससे हमने मिला दिया। P बिंदु पर जो हम लेते हैं वह धन आवेश लेते हैं, इसलिए यह प्लस है और यह धन आवेश है, तो यह विपरीत आवेश कारण बाहर की ओर हो जाएगा, है ना। और एक जो यहाँ पर है, एक जो यहाँ पर है, यानी कि यह ऋण आवेश है, तो इसका जो दिशा होगा P का, एक दिशा इधर की ओर होगा, है ना। यानी कि अगर यह P हम ले लेते हैं इसको, तो इसको हम कर देते हैं कि एक दिशा हो गया यहाँ पर इसकी ओर, इसका कुछ नाम दे देते हैं, और एक दिशा इधर हो गया PA की ओर, और एक दिशा जो हो गया वह BP की ओर हो गया, B से P की ओर हो गया, बाहर की ओर हो गया, है ना। अब यहाँ पर दो है, इसलिए इसके दो घटक हम ले लेते हैं। एक समांतर ले लिए, है ना। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोण जो बन रहा है वह क्या बन रहा है, इसके साथ जो यह जा रहा है इधर की ओर, यह थीटा बन रहा है। अगर हम समांतर ले लेते हैं, दोनों का कॉमन पॉइंट विद्युतीय क्षेत्र E, यह E1 और E2 दोनों के लिए, तो यहाँ पर हम यहाँ थीटा लिए हैं, तो समांतर है, तो यह भी थीटा हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पर अगर लंबवत हम इसका एक घटक ले लेते हैं, दो इस E का दो घटक ले लीजिए, एक समांतर ले लिया और एक लंबवत ले लिया, है ना। यह E1 और E2 को डिफाइन करेगा, है ना, ऐसे। अब देख, अगर यह थीटा है तो यहाँ पर यह आधार हो गया, है ना, यह आधार हो गया और यह आपका कर्ण हो गया, ठीक है। क्योंकि यह 90 डिग्री है तो यह आपका कर्ण हो जाएगा। तो आधार और कर्ण के बीच जो संबंध होता है वह कौन सा संबंध होता है, तो कॉस का संबंध होता है। तो एक यहाँ पर मिलेगा E1 cos थीटा, और इस E2 के लिए जब निकालिएगा तो यह आधार, यह कर्ण हो गया, तो एक मिलेगा आपको E2 cos थीटा, है ना। फिर देखिए यहां पर उसी तरह से अगर यह E1 है ना, तो यह थीटा के लिए आधार हो गया, तो यह लंब होगा,
तो यह भी लंब हो गया। तो लंब और कर्ण के बीच क्या संबंध होता है? तो लंब और कर्ण के बीच संबंध होता है किसका? साइन का। तो यह हो जाएगा E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा। तब यह क्या हो जाएगा? E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, है ना। अब देखिए चूंकि यह लंबवत है तो समान परिमाण के है। अब यहाँ पर हमको समान परिमाण दिखाना होगा कि E1 और E2 समान परिमाण निकाल करके उसको हम दिखा रहे हैं, है ना। अब E1 और E2 यह परिमाण में समान है लेकिन दिशा विपरीत है, इसलिए E1 और E2 यानी कि E1 साइन थीटा और E2 cos एक दूसरे को समाप्त कर देंगे, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। अब हमको जो काम करना होगा और सिर्फ इसके लिए काम करना होगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम शुरू से यहाँ पे वही काम करेंगे। माना कि AB एक द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिसके साथ बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर द्वितीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। द्वितीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना। चित्रानुसार क्या है? AB बराबर 2L एंड OA बराबर OB बराबर L, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा? और PA बराबर PB, यह 90 यह कर्ण हो जाएगा, यह आधार, यह लंब हो गया, तो रूट अंडर L² प्लस R² हो जाएगा, L² प्लस R²। PA बराबर PB बराबर रूट अंडर L² प्लस R², है ना। और अब निकालेंगे तथा विद्युतीय क्षेत्र के दो घटक क्रमशः E1 तथा E2 है, ठीक है। अब देखिए अब E1 और E2 दोनों निकालेंगे, है ना। तो E1 बराबर क्या होगा बताइए? क्या होगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण, है ना, Q बटा P, किधर से किधर की ओर? O से B से P की ओर, B से P की ओर, है ना। यानी कि क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई, और PB का मान हो गया रूट अंडर L² प्लस R², ठीक है। फिर देखिए E2 वैसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई PA, या PA कहां हो गया? P से A की ओर, P से A की ओर। अभी क्या होगा बताइए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, Q हो गया, और PA क्या हो जाएगा? रूट अंडर L² प्लस R², ठीक। अब यहां जो थीटा कोण है यह समांतर हम द्वितीय क्षेत्र लिए हैं इसके AB के प्रभाव के कारण, है ना। तो यहां पर थीटा कोण बन रहा है, इसके कारण यहाँ पे हमने कंडीशन निकाल दिया कि E1 cos थीटा या AB कम दिश हो जाएगा, फिर E2 cos थीटा AB कम दिश हो जाएगा, E1 sin थीटा या क्या कहते हैं कि OP कम दिश हो जाएगा, E2 भी उसका कम दिश हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर दोनों से E1 और E2 से देखने पर हम पाते हैं
यहां पर लिख देते हैं, या 1 या 2, यहां पर लिखेंगे 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से E1 बराबर E2, यानी कि E1 का परिमाण बराबर E2 का परिमाण, है ना, यानी कि E1 बराबर E2, या दोनों बराबर, है ना। अब दो घटक, एक हम देखिए लंबवत घटक लिए हैं और एक समांतर क्षैतिज घटक लिए हैं। अब यहां पर लिखते हैं E के दो घटक लंबवत तथा क्षैतिज के लिए लंबवत घटक में E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा के परिमाण समान परंतु दिशा विपरीत है, दिशा विपरीत है, इसलिए यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे, परंतु E1 cos थीटा, E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा से हमें परिणामी तीव्रता प्राप्त होगी, है ना। तो परिणामी तीव्रता E बराबर, इसलिए E बराबर क्या होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब चूंकि E1 और E2 बराबर है तो इसको क्या लिखेंगे, 2E1 cos थीटा लिख सकते हैं, चाहे 2E2 cos थीटा लिख सकते हैं, तो 2E1 cos थीटा लिख सकते हैं। 2 हो गया। E1 के लिए क्या लिखेंगे, अब E1 चाहे E2 दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, तो क्या लिखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और cos थीटा, तो cos थीटा होता है लंब बटा आधार। तब यहां पर कोई भी cos थीटा का मान निकालिएगा तो यहां से जैसे इसी के लिए अगर निकालते हैं तो लंब बटा आधार होगा, तो यहां पर हम क्या करेंगे, cos थीटा का अगर मान निकालते हैं तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार हो गया L और कर्ण हो गया यह, तो आधार हो जाएगा L और कर्ण हो गया रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा छूट गया है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता Q बटा R स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर होगा तो यह भी स्क्वायर हो जाएगा, यह स्क्वायर हो जाएगा तो यह भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी जब इसका स्क्वायर होगा तो यहाँ पे रूट नहीं रहेगा, और यहाँ पर cos के रूट आ जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यह हो गया। अब यहाँ पर इसको निर्धारित कर देंगे, है ना, इधर से कुछ मिटा रहे हैं थोड़ा सा, इसके बाद चूंकि रिजल्ट अब आ जाने वाला है, ध्यान देंगे आप। अब यह क्या हो जाएगा, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, यह परिणामी निकाल रहे हैं 2QL, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QL बटा, अब देखिए यह भी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है और यह भी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब यहाँ पर आधार समान है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर 1, यहाँ पर रूट है तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर 1/2 हो जाएगा, तो 1 को और 1/2 को जोड़ेंगे ये 3/2 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे बोलिए, यहां पर हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2, है ना। अब देखिए अभी 3/2 जो हो गया, अब यहां पर आप देखिए कि अगर यह विद्युतीय द्विध्रुव छोटा हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, तो L जो होगा वह R से बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। तो यहां पर यह तो परिणामी हुई गया। अब इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं,
द्विध्रुव छोटा हो तो छोटा होगा तो एल छोटा हो जाएगा आर से, यानी कि एल बहुत छोटा हो जाएगा किससे, आर से। इसलिए तो एल छोटा हो गया यानी कि नगण्य हो जाएगा, तो सिर्फ यहां पर क्या बच जाएगा, आर बच जाएगा। इसलिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QL बटा, यह तो गायब हो गया एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का पावर कितना 3/2 है ना। अब देखिए, अब यह पावर का पावर गुना हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QL। देखिए क्या है, यह होता है 2QL, आप जानते हैं 2L दूरी होता है, Q आवेश होता है, तो आवेश और दूरी का जो गुणनफल होता है यह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, यानी क्या हो गया P, यह हो गया कितना RQ, है ना। यह हो गया आपका रिजल्ट, है ना। यानी अब यहां से जो यह रिजल्ट आया है, यह विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में हम लोग निकाले हैं। यहाँ पर P द्विध्रुव आघूर्ण है, यहाँ पर लिख देंगे, जहां P बराबर 2QL हो गया। और यह कब रिजल्ट आएगा, यह रिजल्ट तब आएगा जब विद्युत द्विध्रुव बहुत ही छोटा हो, तब यह हम कंडीशन लागू करेंगे। तो इस तरह से निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुप्रस्थ, निरक्षीय स्थिति कहिए चाहे अनुप्रस्थ स्थिति कहिए, और अक्षीय स्थिति आएगा तो उसको अंदर्घ्य स्थिति भी कहते हैं, है ना। इस स्थिति के कारण यहाँ पर यह विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम व्यंजक प्राप्त कर लिए। अगले क्लास में हम लोग विद्युतीय विभव, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध स्थापित करेंगे, उसके लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो पुनः उस वीडियो के साथ हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।